हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो है चैप्टर नंबर 20 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे गवर्नेंस एट द यूनियन लेवल यानी केंद्रीय स्तर पर शासन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे कहते हैं एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें आज जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे गवर्नेंस के ऊपर और देखा जाए तो केंद्र स्तर पर शासन के ऊपर। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, तो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतीय संसद। देखिए, भारतीय संसद का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं भारतीय संसद जो है, यहाँ पर दो प्रकार की शाखाएं हैं, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। देखिए, भारतीय संसद की अगर हम बात करें, क्या आप नीचे दिए गए चित्र की संस्था को पहचानते हैं? हाँ, ये संसद भवन ही वो है, और संघ सरकार की विविध शाखाओं को संसद ही कहते हैं। यानी संघीय सरकार की विविध शाखाओं को हम संसद कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को संसद का एक अंग बनाना है, और संसदीय प्रणाली की सरकारों के सिद्धांत और परंपराओं के अनुरूप है। अब हम संसद के दोनों सदनों के संगठन और शक्ति और कार्य के बारे में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे हमारे लिए और क्या है। इस चित्र से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, ये कई क्षेत्रों में दिखाए जाते हैं। ये भारत का संसद भवन है। कहते हैं यहीं पे जो है सभी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय है, भारत का संसद भवन। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है, लोकसभा। अब लोकसभा की क्या क्या विशेषता है, चलिए विस्तार पूर्वक जाने और समझें। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, यानी निचला सदन होता है। लोकसभा जो होता है निचला सदन होता है, और ये लोगों के प्रतिनिधित्व की संख्या होती है। लोकसभा सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, यानी जो भी आपके संसद में व्यक्ति चुने जाते हैं डायरेक्टली तौर पर चुने जाते हैं, और इसके सदस्यों की संख्या जो है 550 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि 550 से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें से 300 जो है 530 को सीधे भारत के राज्यों से लोग चुने जाते हैं, 530 जो होते हैं डायरेक्टली राज्यों से चुने जाते हैं, और शेष 20 जो होते हैं सदस्य केंद्रीय शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ऐसे सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं को मत देने का अधिकार होता है इस इलेक्शन में, और वह लोकसभा के सदस्यों को भी चुनते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य न हो तो राष्ट्रपति इस सदस्य के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। जब चुनावों की घोषणा की जाती है तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, और इन्हें हम संसदीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र से लोग खड़े होते हैं, वह उनका संसदीय क्षेत्र होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और देखा जाए तो प्रावधान किया गया है
50 का, जिसमें से जो 530 जो होते हैं राज्य से चुने जाते हैं और 20 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। अगर इनमें कोई एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं है 550 में, तो राष्ट्रपति जो है 2 इंडो इंडियन को चुनता है और लोकसभा के सदस्य बनाता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का है, लेकिन इसको राष्ट्रपति भी पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान इसको कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको भंग कर सकता है। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल जो होते हैं निश्चित है 5 साल के लिए होते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उसके पास केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों में लाभ का कोई भी पद नहीं होना चाहिए और उसके पास वह सब योग्यता होना चाहिए जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निश्चित की गई हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। जहाँ लोकसभा निम्न सदन है, यहाँ पर राज्यसभा जो है उच्च सदन है और इसके सदस्यों की संख्या जो है 250 सुनिश्चित की गई है। 250 सदस्यों की संख्या है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसमें से देखा जाए तो 238 राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से होते हैं और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो 250 का प्रावधान है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए और 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं। राष्ट्रपति उसको चुन के जो है राज्यसभा में भेजती है। इन सदस्यों का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमित मत द्वारा राज्य के विभिन्न सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक राज्य से सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा को सभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत कुल सदस्यों का 1/3 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 2 वर्ष के बाद उनको जो है सेवावृत्ति हो जाते हैं और नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। सेवावृत्ति होने वाले सदस्यों को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता के लिए एक व्यक्तियों को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अन्य योग्यता वही है जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। संसद के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और 2 अधिवेशन के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार भी है और राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार तो है, परंतु राज्यसभा भंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक अस्थायी सदन है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पीठासीन पदाधिकारी। काफ़ी महत्वपूर्ण पद है पीठासीन पदाधिकारी। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और वह लोकसभा के अध्यक्षता भी करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। वो निजी सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है तथा कार्यवाही का निरीक्षण भी करता है और वह यह निर्णय करता है कि कौन सा सदस्य कितने समय के लिए जो है बोलेगा। आमतौर पर वह मतदान में भी भाग नहीं लेता है, परंतु निर्णय न होने की स्थिति में अपना मत डाल सकता है। यानी जब निर्णय नहीं हो पाता है, वोट टाई हो जाता है, तो अब जाके वो अपना मत डाल सकता है। अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौन सा विधायक साधारण अथवा धन विधायक है और उसका निर्णय अंतिम ही माना जाता है और वह सदस्यों के अधिकारों तथा सुविधाओं का संरक्षक भी कहलाता है। यानी देखा जाए तो वह सदस्यों के अधिकार तथा सुविधाओं का संरक्षण भी कहलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोकसभा का जो है अधिवेशन यहाँ चल रही है,
जो कि आप टीवियों में लोकसभा राज्यसभा चैनल पे देख सकते हो, तो ऐसा ही दृश्य आपको नज़र आएगा। बेशकली जो है आज राज्य भवन बदलते चले जा रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविकता आपको इसी प्रकार से दिखेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्यसभा के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि पदेश सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भांति राज्यसभा का अध्यक्ष भी प्रायः मतदान नहीं करता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में मतदान कर सकता है, ये प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संसद के कार्य। देखिए, संसद विधायक कार्य के सर्वोच्च संस्था है और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, पहला जो यही पॉइंट आता है विधायक कार्य। देखिए, संसद कानून बनाने वाला संस्था है। वह संविधान में उल्लेखित संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। यदि संसदीय देखा जाए तो संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संसदीय सरकार का कानून माना जाएगा। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संघीय सरकार का कानून माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय किसी भी सूची में दर्ज नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। साधारण विधायक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई विधायक लोकसभा के में पारित हो जाए तो उसे जो है राज्यसभा में भेजा जाता है, तो उसको पारित कर सकती है अथवा कुछ संशोधन का सुझाव भी दे सकती है। यदि दोनों सदनों में असहमति बनी रहती है तो इसको जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सुलझाया जा सकता है। संयुक्त बैठक में जो है लोकसभा का पलड़ा काफ़ी भारी होता है, क्योंकि राज्यसभा के 250 सदस्यों की तुलना में लोकसभा के 550 सदस्य होते हैं। आज तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है। यदि दोनों सदन विधायकों को पारित कर देते हैं तो विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति मिलते ही वह विधायक कानून बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्यपालिका संबंधी कार्य। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के निकट का संबंध होता है। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है कि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को जो है पदस्थ कर सकती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और उन्हें जो है त्याग पत्र देना पड़ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है त्याग पत्र देना भी उस समय पड़ गया था, जो कि हम देख चुके हैं। संसद के दोनों सदन जो है मंत्रिपरिषद पर अन्य कई तरीकों से अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। जैसे कि प्रथम तो यही आता है प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछकर। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दूसरी बात देखें तो विधायकों पर चर्चा और पारित करने द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्तावन जो है स्थगन प्रस्ताव अथवा निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की नीतियों पर जो है बहस की जा सकती है और उनकी आलोचना भी की जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अविश्वास प्रकट करके। लोकसभा बजट अथवा धन विधायक अथवा साधारण विधायक को जो है अस्वीकार कर कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है। तो ये भी प्रावधान उस समय किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वित्तीय कार्य। कहते हैं भारत के संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है और ये सरकारी धन की संरक्षण करता है। यह जो है संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियंत्रण रखती है। प्रभावशाली ढंग से तथा जो है सफलतापूर्वक
प्रशासन चलाने के लिए यह समय समय पर सरकार के लिए धनराशि स्वीकृति करती है। संसद जो है सरकार द्वारा पशु अनुदानों की मांगों को पारित, कम अथवा अस्वीकार कर सकती है। संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई खर्च भी किया जा सकता है। यद्यपि राज्यसभा कुछ सीमाएं भी हैं, और वो सीमाएं ये है कि कोई भी धन विधायक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसके पास धन विधायक को स्वीकार अथवा अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यह धन विधायक पर केवल सिफारिश कर सकती है। यदि राज्यसभा किसी धन विधायक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश के साथ नहीं लौटाती है तो इसे विधायक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जा सकता है। और जो वार्षिक बजट होती है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है और इसको कानून बनाने से नहीं रोक सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्यायिक कार्य। संसद कानून बनाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति रखती है और यह 2 अथवा अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित करने का अधिकार भी रखती है और किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही पद से हटा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विविध कार्य। संसद एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति भी है। संविधान के कुछ भागों को केवल साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य भागों को संशोधन हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ अन्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा अथवा आधे राज्य की विधानसभाओं की स्वीकृति से ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति। देखिए, किसी जो है संसदीय प्रणाली में निचला सदन सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सर हमारे देश में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है। दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति को समझने के लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आई है। पहला बात तो यही कहता है कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तथा यह भारत के लोगों की सच्ची प्रतिनिधि सभा है और दूसरे ओर राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा का निर्वाचन एक निश्चित अवधि अथवा 5 वर्ष के लिए होता है और इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साधारण विधायक के संबंध में दोनों के पास बराबर शक्तियाँ होती हैं। देखिए, दोनों के पास लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास सामान्य शक्तियाँ होती है यानी साधारण शक्तियाँ होती है, लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिसमें लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी अधिक है। जनरल सी बड़ी बात है कि लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के मामले में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है और राज्यसभा सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा करके अथवा सरकार की आलोचना से ही कुछ नियंत्रण रखती है, परंतु लोकसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने की शक्ति है जिसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने अथवा हटाने के मामलों में लोकसभा तथा राज्यसभा को एक से ही अधिकार प्राप्त है। वित्तीय मामलों में जहां लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है वहीं केवल राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और राज्य सूची में दर्ज किसी विषय को राष्ट्रपति महत्व का अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
अगर बात देखा जाए यहाँ पर उपयुक्त तुलना में दृष्टिगत निश्चित रूप से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यानी लोकसभा जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है और राज्यसभा जो है बहुत ही कम शक्तिशाली है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और राज्यसभा में कम होती है। जहां लोकसभा में जो है लोगों की संख्या जो होती है 550 होती है, वही राज्यसभा में 250 होती है। तो जनरल सी बात है, लोकसभा काफ़ी शक्तिशाली होता है। लेकिन यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि राज्यसभा न केवल दूसरा सदन है, यद्यपि इसका स्थान भी दूसरा है। हमने पढ़ा है कि राज्यसभा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ कार्य तो केवल राज्यसभा ही कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संघीय सरकार का नागरिक तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ जा गया है। कहते हैं अगर संघीय सरकार के राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती है तथा लागू भी करती है, जिनका हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जनरल सी बात है, राज्यसभा लोकसभा में जो भी निर्णय ली जाएगी आम जनता पर तो प्रभाव इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशन बनाई जाती है जनता के लिए ही बनाए जाते हैं और जनता ही इसमें पिसती है, जनता ही इससे रोती है। उसमें तो कहते हैं बड़े बड़े लोग तो कोई आते नहीं हैं। और इन कार्यक्रम में शिक्षा और बच्चों की देखभाल के कई कार्यक्रम, जैसे बाल विकास योजना बनाई गई है, बच्चों के पोषण के कोष बनाए गए हैं और देखभाल के लिए आंगनबाड़ी उपलब्ध कराना, सारी चीज़ें उपलब्ध है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इत्यादि जो है लोगों के लिए बनाई गई है। संघीय सरकार कुछ अन्य कार्यक्रम भी देखने को भी मिला है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इंदिरा आवास योजना इत्यादि। कहते हैं सारे के सारे योजनाएं हमारे दैनिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। ये सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन इन योजनाओं की अभी बहुत सी खामियां भी है, जिसके बारे में हम अब डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत ही खामियां हैं, वो आप भली भांति आपको इस बात का परिचित भी होगा और आप जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम ने भारत में बहुत काफ़ी हेल्प किया है, लोगों को मदद की है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त कदम उठा के जो है आम जीवन के लिए इसको और भी महत्वपूर्ण बना दे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। और जितना शेयर कीजिएगा उतना तिरपान सेंटर आगे बढ़ेगा और आपको यही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि तिरपान सेंटर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अपने वालों अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें बहुत कुछ आपके लिए है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो आपको रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ सदैव के लिए जुड़ जाइए।